अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं कि जिनको अपना गला को बार बार साफ़ करने के लिए करना पड़ता है या खू खू करना पड़ता है। इसको आप ये कह सकते हैं कि आपका जो गला है वो एक कफ़िंग थ्रोट है। कफ़िंग थ्रोट का मतलब है कि वो खांसी हर वक्त करता रहता है। आप मुख्तलिफ़ जगहों पे जब मौजूद होते हैं रिश्तेदारों के साथ या कि अपने कलीग्स के साथ, तो आपको थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है कि बार बार आपको अपना गला साफ़ करने के लिए ये करना पड़ता है या खू खू करना पड़ता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो आपके गले को साफ़ करना पड़ता है, तो उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे रेशा पैदा होता है, यहाँ पे बलगम पैदा होता है, यहाँ पे म्यूकस पैदा होता है। तो बाज़ औक़ात तो आप इसकी जो दवाई ले रहे होते हैं कि शायद वो ठीक होती है, लेकिन बाज़ औक़ात क्योंकि आपको इस मसले की समझ नहीं होती या शायद आपका डॉक्टर आपको नहीं समझा पाता, तो आप कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते रहते हैं कि जो ये मसला भी ठीक नहीं करती और वो इज़ाफ़ी दवाइयाँ होती हैं। जैसे कि ये जो प्रॉब्लम होता है जिसमें आपके गले में रेशा या म्यूकस ज़्यादा बनती है, तो ये बाज़ का तो एलर्जी की वजह से हो सकता है, बाज़ का तो वायरस की वजह से हो सकता है, और बाज़ का तो एक ऐसा मसला होता है जिसको मैं समझाऊंगा इस वीडियो में, ताकि आपको और मुझे एक बात क्लियर हो जाए, मुझे एज ए डॉक्टर और आपको एज ए वो बंदा कि जिसका गला इस मसले में है, कि हमने सिर्फ कुछ चीज़ को समझना है जिससे हमारा ये मसला हल हो जाएगा। अगर तो देखें सीज़न चेंज होता है तो वायरसेस नए आते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात होती हैं, और उन्हीं में से एक अलामत ये होती है कि आपको रेशा ज़्यादा बनता है। क्योंकि जो रेशा होता है, जो म्यूकस होता है, उसको ज़हन में रखना है कि आपकी झिल्ली इसलिए बनाती है कि उसको ख़तरा होता है किसी चीज़ से, उससे नीचे की झिल्ली का सारे हिस्से को बचाना चाहती है कि उससे नुकसान ना हो। अब वायरस आएगा, जरासीम आएंगे, तो उनके ख़िलाफ़ ये म्यूकस बना के उसको इंट्रैप करती है, उसको फंसाती है ताकि वहाँ पे रोका जाए और वो नुकसान ना पहुँचा सके बॉडी को। ये एक तो होता है कि वायरस की वजह से। एलर्जी का भी यही चक्कर है कि आप कहीं पे गए हैं और आपको या सीज़न चेंज हुआ है, आप किसी पार्क में गए हैं तो पोलन है, या किसी खेत में गए हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब आपने सांस लिया वो जूं ही अंदर जाती है तो आपके सांस का सिस्टम जो गले से और नाक यहाँ से शुरू होता है, तो ये फ़ौरी तौर पे क्या करता है कि उसको काबू करने के लिए कि वो आपके जिस्म में ना रहे, ना जाए, वहाँ पे पानी पैदा करता है, वहाँ पे म्यूकस पैदा करता है, वहाँ पे रेशा सिक्रीशंस पैदा करता है। तो ऐसी सूरतों में तो फिर लोग क्या करते हैं कि एंटीटसेव ले लेते हैं, कि खांसी को कम करने वाली दवाई ले लेते हैं, एंटी एलर्जी ले लेते हैं, तो किसी हद तक लोगों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन तीसरा एक ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से जब ये प्रॉब्लम बनता है तो ये फिर चलता रहता है और लोग काफ़ी ज़्यादा इसके हाथों तंग होते हैं, और ये दायमी कैफ़ियत बनी होती है, एक मुसलसल कैफ़ियत बनी होती है। वो मसला क्या होता है? एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये कुछ मखसूस किस्म की दवाइयाँ कैप्सूल की शक्ल में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अब तो साशे भी आ गए इनके, इंजेक्शन भी इनके पहले से होते हैं। इसमें शामिल है जैसे ओमेप्राजोल, लेंजोप्राजोल, पेंटओप्राजोल, एसओमेप्राजोल। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इनके जेनरिक नाम हैं और ब्रांड्स तो इनके बहुत ही मशहूर है। अगर आप लिखेंगे गूगल पे ओमेप्राजोल ब्रांड्स इन पाकिस्तान, उसको क्लिक करके साथ जो इमेजेस या तस्वीरें उसको क्लिक करेंगे तो बहुत मशहूर ब्रांड आपके सामने खुल जाएंगे। अच्छा, होता क्या है कि कभी डॉक्टर ने इनको बताया कि कभी आपको मैदे की जलन हो, कभी आपको थोड़ा सा सीने में जलन हो, तेज़ाबियत आपको लगे, या आपको लगता है कि आपको तेज़ाबियत की वजह से खाना हज़म नहीं हो रहा, या आपको लगता है कि आपको जो उबाक आते हैं, जो आपको मतली आती है, तो बाज़ का तेज़ाबियत की वजह से, तो आप ये खा लिया करें। तो क्योंकि ये पाकिस्तान में तो आपको पता है प्रिस्क्रिप्शन का इतना ज़्यादा रवाज नहीं है, तो ये ओवर दी काउंटर मिल जाती है, आप जाते हैं फार्मेसी से आपको फ़ौरी मिल जाती है। तो लोग फिर ये जो दवाइयाँ हैं इनको मुसलसल खाते रहते हैं, और ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के साथ भी ये देखा गया है, नौजवानों के साथ भी देखा गया है कि फिर वो मुसलसल ये खा रहे हैं। यानी एक तो वो लोग हैं कि जिनको वाकई इनकी ज़रूरत है, जैसे किसी को अगर अल्सर का मसला है पेट के, किसी को गैस्ट्राइटिस है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका एंडोस्कोपी से पता चला है, या फिर किसी को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का ऐसा मसला है कि जिससे बाकायदा तौर पे तशख़ीस हुई है, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करके, चाहे वो एंडोस्कोपी हो या 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग, और बताया है कि आपको ये मसला है। तो उनका तो समझ में आता है कि 1-2 महीने के लिए ये ट्रायल देते हैं, ये दवाइयाँ देते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि लोग इनको लेते रहते हैं मुसलसल, ख़ास तौर पे वो भी कि जिनको ज़रूरत नहीं होती, या अक्सर लेते रहते हैं। अब ये काम कैसे करती हैं? ये काम ऐसे करती हैं कि ये हमारे मैदे में कुछ सेल होते हैं जिसको हम पैराइटल सेल कहते हैं, जो एक तेज़ाब बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा करते हैं, तो उनको जाके इरिवर्सिबली ब्लॉक करती हैं, कि उनको जाके रोकती हैं और तेज़ाब नहीं बनता। अब देखें, अब आपको समझ आ जाएगी जो मैं ये खांसी करने वाला गला, कफिंग, जो थ्रोट या ये खू खू का मसला, ये मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं और उसको मुंह से चबा के हम मैदे में लेके जाते हैं, तो मैदे के अंदर है तेज़ाब, बहुत सख्त किस्म का,
यानी इतना सख्त है कि जरासीम जाते ही उसमें मर जाते हैं, बैक्टीरिया जाते ही अक्सर जो बैक्टीरिया मर जाते हैं, इतना तेज़ाबी माहौल है। और क्यों ये माहौल है कि ताकि हमारा खाना जो है वो टूट-फूट का शिकार हो। प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिशन ये सारी फिर हमारे जिस्म में जानी होती है, तो खाने को यहाँ पे तोड़ा जाता है अच्छा खासा इस तेज़ाब की मदद से। लेकिन क्योंकि ये इतना तेज़ाबी माहौल है कि स्टमक के इर्द-गिर्द तो झिल्ली बनी हुई है इसको बर्दाश्त करने की, लेकिन ऊपर कहीं पे भी नहीं बनी हुई, ना फूड पाइप जिसको इसोफेगस कहते हैं वहाँ पे बनी हुई, ना गले के अंदर बनी हुई है, ना नाक के अंदर बनी हुई है। तो अब जैसे ही ये तेज़ाब आता है, हम कुछ खाना खाते हैं, तो फूड पाइप और स्टमक मैदे के दरमियान एक दरवाज़ा है जिसको हम लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर या एलईएस कहते हैं, वो पूरी तौर पे शट डाउन हो जाता है उस तेज़ाब की वजह से। क्योंकि तेज़ाब मौजूद है, वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको रोकने के लिए शट डाउन हो जाता है। लेकिन जब आप ये मुसलसल ये मैदे की तेज़ाबियत को कम करने वाले कैप्सूल, दवाइयाँ, साशे ये लेते रहते हैं, तो आपके मैदे का तेज़ाब कम हो जाएगा। हाइड्रोजन की जो मैंने बताया था कि तेज़ाब क्या होता है, एसिड क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें हाइड्रोजन आयन है वो कम हो जाएगा। जब तेज़ाब ज़्यादा अरसा तक कम रहेगा, तो ये जो दरवाज़ा शट डाउन होता था उसे बचाने के लिए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसका जो बंद होने का अमल है वो मुतासर होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये मुतासर होना शुरू हो जाएगा, तो वो तेज़ाब जो है, जो थोड़ा बहुत बचा रहता है। अब जब आप ख़ास तौर पे रात को लेटते हैं या सोते हैं, या कुछ लोगों की आदत है कि वो खाना खा के जल्दी सो जाते हैं, कुछ लोगों की आदत है कि वो दिन में भी खाना खा के वो लेट जाते हैं, तो उस सूरत में वो जो तेज़ाब है, क्योंकि जिस दरवाजे ने बंद करना था, अब कुछ अरसे के बाद, क्योंकि आपके मैदे में तेज़ाब मौजूद इसलिए नहीं होता कि आप मुसलसल कुछ ऐसी दवाइयाँ खाते हैं, जब वो प्रॉपर बंद नहीं होता, तो वो रात के वक्त ख़ास तौर पर तेज़ाब आपके फूड पाइप से होता हुआ थोड़ी मिकदार में गले की तरफ आता है। और जैसे वो गले और इस एरिया में आता है, तो क्योंकि गले की जो साख्त है मुदाफ़ित निज़ाम के हिसाब से वो ऐसी है कि जैसे ही कोई फ़ौरन चीज़ आएगी, जैसे मैंने एलर्जी वाली चीज़ का बताया था, वायरस का बताया था, जरासीम का, तो वो फ़ौरी तौर पे फिर रेशा पैदा कर देता है, चाहे वो गला हो या नाक। जो रेशा नाक का भी गिरता है, केरा जिसको गिरना कहते हैं। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपके गले में रेशा होता है, फिर सारा दिन यही चीज़, इसलिए जब एक रेशा अक्सर बनना शुरू हो जाए तो वहाँ पे सोजिश भी हो जाती है। सोजिश हो जाए तो सोजिश खुद ज़्यादा रेशा बनता है उस माहौल में, तो आप एक ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं कि जिसके लिए आप दवाई ले रहे होंगे, आप एंटी एलर्जी दवाई ले रहे होंगे, आप एंटीटसिव कफ को कम करने वाली, जबकि मसला एक ऐसा है जो तकरीबन हर हफ्ते 2-4 रात को आपको पता भी नहीं होता, और वो कम मिकदार में जब आपके गले में पहुंचता है, तो उसके नुकसानात से बचाने के लिए आपका जो ये एरिया रेशे को पैदा करता है, और फिर आपको ये खू लगी रहती है, और आपको ये कफिंग थ्रोट, मैंने ऐसे नहीं कहा था कि एक ऐसा गला कि जो खांसी करता रहता है, और वजह वो बाहर से नहीं होती, वजह वो नीचे से होती है, जिसमें किसी हद तक आपका अपना किरदार होता है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी कि ये आपने अपने डॉक्टर से अगर डिस्कस करेंगे तो खू वाली चीज़ से आपको निजात मिल जाएगी। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के लिए नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।